तो निश्चित रूप से जितने भी राजनीतिक हैं वो कह रहे हैं कि ये जिस तरीके का हादसा हुआ है महाराष्ट्र की राजनीति के लिए बेहद बड़ी क्षति है। कुणाल पुरोहित इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से, इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं, महाराष्ट्र की राजनीति, हेट स्पीच तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते रहे हैं। कुणाल, शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो चूँकि मैं बहुत ज़्यादा जो है इस एयर क्रैश विमान हादसे के तकनीकी एस्पेक्ट पे मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि मैं एक एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन एक चूँकि सुबह से बहुत एक भ्रामक स्थिति है, सवाल बन रहे हैं बारामती की एटीसी को लेकर। क्या आप थोड़ा-सा हमें एक्सप्लेन कर पाएँगे कि आखिर हुआ क्या? अभी तक क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है जिस पर क्लैरिटी है कि ये हुआ है? देखिए स्मिता, हालाँकि अब बहुत बहुत ही मतलब कम टाइम हुआ है इवेंट को होके, लेकिन अब तक जो-जो सूचनाएँ हमें सामने आ रही हैं, चाहे वो सरकार के मंत्रियों से हो, चाहे वो डीजीसीए से हो, वो ये है कि जब जब पायलट ने वहाँ बारामती में लैंड करने की कोशिश की, और लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि बारामती कोई कोई रिकॉग्नाइज्ड एयरपोर्ट नहीं है, वो बस एक लैंडिंग स्ट्रिप थी वहाँ। तो इसीलिए वहाँ उतनी फैसिलिटी नहीं होगी जितनी जितनी कोई बड़े एयरपोर्ट पे हो, या जितनी कोई रिकॉग्नाइज्ड एयरपोर्ट पे हो। तो उस परिस्थिति में जब लैंड करने की कोशिश हुई थी तकरीबन 8:30 बजे के आसपास, तब पायलट को ये पता चला कि उस लैंडिंग स्ट्रिप के आसपास फॉग बहुत ज़्यादा थी, और इतनी ज़्यादा धुंध थी कि वो लैंड नहीं कर पा रहे थे एयरक्राफ्ट को। तो उसी वजह से उन्होंने वहाँ के एटीसी से भी कम्युनिकेशन दरकरार किया, और उन्होंने और एक बार एक बड़ा-सा टर्न लिया, और दूसरी बार वो कोशिश कर रहे थे लैंड करने की, तब ये दुर्घटना हुई। एक और बात जो शायद कुछ लोगों को अब तक पता चल गई होगी, वो ये है कि बारामती की जो लैंडिंग स्ट्रिप है, वो एक टेबल टॉप लैंडिंग स्ट्रिप है, और इसका मतलब ये है कि वो थोड़ी-सी ऊँचाई पर है, और ऑलमोस्ट एक खाई जैसी परिस्थिति वहाँ आस-पास है। और इसीलिए अब अगर आप देखिए जो विजुअल्स सामने आ रहे हैं वहाँ से, वो ये आ रहे हैं कि वो जो जो एयरक्राफ्ट था, वो थोड़ी-सी हाइट से नीचे गिरकर वो बिल्कुल लैंडिंग स्ट्रिप के नीचे जाके वो उसका मलबा मिला है। तो यही है कि कुछ-कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज़ भी शायद आई होंगी ऐसे कंडीशंस में, लेकिन जैसे आपने कहा, ये सारी चीज़ों पर थोड़ा-सा और वक़्त लगेगा पूरा पर्दाफ़ाश होने में कि असल में यहाँ हुआ क्या था। लेकिन अजीत पवार के कुछ मंत्री हैं जैसे छगन भुजबल, उन्होंने भी बयान दिया है कि वो लैंडिंग स्ट्रिप काफ़ी बड़ी थी। वो ऐसा नहीं था कि कोई छोटी लैंडिंग स्ट्रिप थी, और वहाँ बहुत, और जैसे अजीत पवार, शरद पवार और अन्य बहुत सारे वीवीआईपीज़ जो बारामती में लगातार आते रहते हैं, तो ये तो काफ़ी नोन था कि वहाँ लैंडिंग स्ट्रिप बहुत यूज़ हुआ करती थी। तो ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ, इसका 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 पूरा अंदाज़ा हम मुझे लगता है एक प्रोब के बाद ही पता चलेगा। इसमें एक और सवाल कुणाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी इसके पहले कि हम महाराष्ट्र की राजनीति पर इस दुर्घटना के असर की बात करें। ये जो लियरजेट चार्टर्ड प्लेन है, इसको लेकर भी मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पर और न्यूज़ चैनल्स पर बहुत खबरें आ रही हैं, क्योंकि यही एयरक्राफ्ट ऐसा ही एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ था मुंबई में 2023 में भी। और ये भी कहा जा रहा है कि उसमें जो जाँच हुई थी, वो जाँच की रिपोर्ट आज तक शायद सबमिट नहीं की गई है। क्या ये सही है? इस बाबत क्या कोई स्टेटमेंट्स आए हैं? इस चार्टर्ड एयरक्राफ्ट को कौन ओन करता है? उस कंपनी की तरफ से या डीजीसीए की तरफ से? जी, मैंने भी बस न्यूज़ में ही देखा कि जो वीएसआर कंपनी है, उसके उसके मैनेजिंग डायरेक्टर्स ने स्टेटमेंट दिया था, और उन्होंने कहा था कि पायलट्स भी बहुत बढ़िया थे, एयरक्राफ्ट भी बढ़िया था, और पिछली बार जो दुर्घटना हो गई वो तकरीब टेक्निकल रीज़न्स की वजह से हो गई थी। लेकिन अगर हम बस इसी चीज़ पर ना फ़ोकस करें स्मिता, और एक हमने बस लास्ट ईयर ही देखा था अहमदाबाद में जो जो हालात हुए थे एयर इंडिया के विमान से, और उसके बाद से, और मैं उनमें से कुछ जर्नलिस्ट में से हूँ जिन्होंने डीजीसीए पर एक सॉर्ट ऑफ एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी कि हुँ। क्या हो रहा है, और इंडिया में एयर सेफ्टी इतनी बुरी हालात पर क्यों है। और मैंने ये पाया था स्मिता कि इंडिया की एयर सेफ्टी मैकेनिज्म जो है, जो अपैरेटस है, वो इतना इतना निग्लेक्ट में है। डीजीसीए की खुद की फंडिंग इतनी कम हो गई है सालों साल। डीजीसीए के जो जो एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट करती है, जो पोस्ट्स उन्होंने रखी है, चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स की पोस्ट हो, चाहे वो एयर वर्दीनेस ऑफिसर्स की पोस्ट हो, और अलग-अलग पोस्ट्स हो। तो ये हुँ। सारी पोस्ट बहुत बहुत बड़े बड़े पैमानों तक वो खाली रही है।
40-50% वैकेंसी में डीजीसीए अपनी पोस्ट्स को बहुत सालों से रख रहा है। और कहीं न कहीं हमें हमें ये दिखाई दे रहा है कि इस पे एक डायरेक्ट इसका असर हमारी फ्लाइट सेफ्टी पे आ ही रहा है। तो ये हमने हुँ, पिछले साल भी देख लिया था, और मुझे लगता है जो आपने कहा कि 2023 में जो हादसा मुंबई में हुआ था, अगर अगर 3 साल के बाद भी स्मिता अगर उसका रिपोर्ट नहीं आता, तो ये बहुत-बहुत बहुत-बहुत अनफॉर्च्यूनेट चीज़ है। और ये हुँ। सारे ना तो सिर्फ वीवीआईपीज़, लेकिन हम सबके सेफ्टी के साथ कहीं न कहीं एक खिलवाड़ का मामला भी स्मिता हमारे सामने आता है। निश्चित रूप से और ये एक 25 साल की एक युवा को-पायलट जिनकी जान जाती है, जो पायलट हैं, कैप्टन हैं, उनकी जान गई है इसमें। एक उन परिवार वालों को भी जो है क्योंकि यहाँ वो इनके साथ 4 और लोग हैं जो जिनकी ज़िंदगियाँ उजड़ गईं, जिनके परिवार वालों के लिए जो हैं अभी उनके अपने नहीं लौटने वाले हैं। तो आवर हार्ट गोज़ आउट टू देम आल्सो, आवर सिम्पैथीज़ विद देम जी। आल्सो। उनको भी हिम्मत मिल सके। तो कैप्टन ये भी बताया जा रहा है को-पायलट शांभवी पाठक ने अपने पिताजी को आखिरी कॉल करके शायद कहा था कि आज मैं इनके साथ उड़ान भर रही हूँ और वो एक्साइटेड थी। तो ये तमाम बातें तो हैं और बहुत सही बात कही आपने कि यहाँ एयर सेफ्टी को लेकर भी तमाम सवाल उठने चाहिए क्योंकि हमारे इंडिया में हमने देखा है एविएशन हिस्ट्री में ये एयर क्रैशेज़ फर्स्ट टाइम नहीं हो रही हैं, मेजर एयर क्रैशेज़ भी हुए हैं और बहुत सारे ऐसे हमारे पब्लिक और पॉलिटिकल फिगर्स हैं, जिनकी जानें भी गई हैं इन एयर क्रैशेज़ में। और तो जनरल रावत को भी हम अगर याद करें तो उनका भी कितना बुरी तरीके से जो है हादसा हुआ था। तो इस बाबत जो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? एक फॉर्मल जाँच की क्या आदेश दी गई है कुणाल? क्या प्रोसेस रहेगा? और फिर मैं बात करूँगी आप राजनीति की। जी, बिल्कुल, सुनने में तो यही आ रहा है स्मिता कि डीजीसीए ने ऑलरेडी कह दिया है कि इस पे एक इंक्वायरी बैठेगी और इस इंक्वायरी का रिपोर्ट सामने आएगा। अच्छी बात ये है कि उनको जिसे ब्लैक बॉक्स कहते हैं, और जिसमें कॉकपिट में वॉइस रिकॉर्डिंग्स और सारे अलग-अलग टाइप के डेटा जमा होते हैं, वो वॉइस उनको जो ब्लैक बॉक्स है, वो भी मिल गया है स्पॉट से। तो बस यही आशा होगी कि इस प्रोब में जैसे 2023 में नहीं हो पाया था, इस इंक्वायरी में इस इंक्वायरी का जल्द से जल्द इसका एक एक डिसीजन आए और इसके हमारे सामने आए कि दरअसल इसमें हुआ क्या था। क्योंकि देखिए, अजीत पवार कोई छोटे व्यक्ति नहीं थे, और हुँ, आपने शायद ये देखा ही होगा कि उनके उनकी मृत्यु के तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पे एक माहौल बहुत अलग सा बन गया, जहां बहुत सारे लोग ये कहने लगे कि शायद ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, और हुँ, शायद इसमें इसमें कोई कोई फाउल प्ले या कोई साबोटाज भी हो सकता है, क्योंकि ये इतने बड़े पॉलिटिकल पर्सनैलिटी थे। उसका उसका हम अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हैं स्मिता, कि जब शरद पवार आज मीडिया के सामने आए, तो बस वो एक ही मैसेज लेकर आए कि ये बस एक एक्सीडेंट था, इसमें हमें पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तो कहीं न हुँ, कहीं ये जो कॉन्स्पिरेसी थियरीज़ और सैबोटाज का जो स्पेक्युलेशन चल रहा है, उसको सही तरीके से उसको खत्म करने का बस एक ही ज़रिया है, वो है कि डीजीसीए बिल्कुल ईमानदारी से इसमें इंक्वायरी करे और इसका रिपोर्ट पूरे देश भर के सामने रखे, ताकि हम सबको पता चले कि इसमें असल हुआ क्या था। बिल्कुल और ये पारदर्शिता जो है, इसी की कमी रह जाती है हर हादसे के बाद में। बहरहाल दर्शकों को याद दिला दें जो महाराष्ट्र की राजनीति से बहुत ज़्यादा जो है यूज़्ड टू नहीं है। लॉन्गेस्ट सर्विंग उप मुख्यमंत्री रहे हैं अजीत पवार। 6 दफ़ा उप मुख्यमंत्री रहे हैं और हाल के दिनों में अगर हम देखें जब देवेंद्र फडणवीस वापस से मुख्यमंत्री बने, तो उसके पहले दरअसल एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे, अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बने हुए थे और एकनाथ शिंदे मैं एक छोटा-सा वाकया बताती हूँ और फिर एकनाथ शिंदे की कमेंट को सुनाती हूँ। अभी जब 2024 में हम लोग महाराष्ट्र और उसके बाद में जब महाराष्ट्र के चुनाव हुए, असेंबली चुनाव भी हुए तो उसके लिए हम ट्रैवल कर रहे थे और ब्यूरोक्रेसी परेशान थी। क्योंकि एकनाथ शिंदे भी रात के डेढ़ 2 बजे तक काम करते हैं, उनका घर एक दरबार बना हुआ रहता है, आम लोग आते रहते हैं। और अजीत पवार वो सुबह साढ़े 4 बजे 5 बजे जाग जाते हैं, फिर उनके दरवाज़े भी जो है खुल जाते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जोक था कि जब मुख्यमंत्री सोने जाते हैं तब तक उप मुख्यमंत्री जाग जाते हैं, हम कब सोएँ? बहरहाल एकनाथ शिंदे ने क्या कहा इनके निधन पर? आइए पहले आपको हम वो सुना देते हैं। एक काला दिन कहूँ, एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहूँ, एक दुखद घटना कहूँ, ऐसी घटना जो हर एक के एक दिल को दुखाने वाली घटना आज महाराष्ट्र में घटी है।
हमारे सहयोगी अजीत दादा पवार जी का प्लेन एक्सीडेंट में दुर्दैवी मृत्यु हुई है। ये हमारे लिए बहुत ही बेहद दुखद है और महाराष्ट्र के लिए भी दुखद है, उनके परिवार के लिए तो बहुत ही दुखद है। और अजीत दादा एक स्पष्ट वक्ता के रूप में जाने जाते थे, एक रोक टोक बोलने वाले, देखता हूँ करता हूँ ऐसे शब्द उनके डिक्शनरी में नहीं थे। जो होना है वो तुरंत करते थे, जो नहीं होना है उसे साफ ना कहते थे। लेकिन वो कड़े शब्दों में कहते भी, लेकिन मन के बहुत अच्छे थे और इसका अनुभव मैंने लिया है। उनके उप मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी मैंने मंत्री के रूप में काम किया। मैं मुख्यमंत्री था तभी उन्होंने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया। आज देवेंद्र जी मुख्यमंत्री है, उनमें भी हम दोनों ने उप मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है। हम टीम बनकर काम कर रहे थे, महाराष्ट्र को आगे बढ़ा रहे थे। इसमें एक हमारा टीम वर्क था और मेरा काम करने का तरीका जैसे देर रात तक काम करता था। अजीत दादा जल्दी सुबह उठकर उनकी शुरुआत होती थी। देवेंद्र जी भी दिन भर काम करते और सुबह उन्होंने 6 बजे अपॉइंटमेंट दी हुई, ये भी इस राज्य के अधिकारियों को पता है। एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफी बड़ा नुकसान हुआ है। तो जो बात मैं कह रही थी कि ये जो टाइमिंग की बात है कुणाल, अजीत पवार, एकनाथ शिंदे दोनों ही मैन ऑफ द मासेस हैं, स्ट्रॉन्ग मैन हैं, विवादों से परे नहीं है। अजीत पवार ने भी अपनी पार्टी को स्प्लिट किया, अपनी उनकी परिवार वालों के साथ में दरारें आईं, उस पर बात करूंगी मैं। वन मस्ट नॉट स्पीक इल ऑफ द डेड, लेकिन ये हकीकत है, जो बातें हुई, घोटालों का आरोप लगा। लेकिन अगर आप रिकाउंट कर सकें योर एक्सपीरियंसेस ऑफ इंटरैक्टिंग विद अजीत पवार, आप जब उनसे मिले, आखिरी बार कब मिले, किस तरह के नेता थे अजीत पवार? जी, बिल्कुल स्मिता। तो मेरा उनसे मेरे जो भी इंटरैक्शंस हुए थे, वो इस नाते हुए थे कि मैं हिंदुस्तान टाइम्स के लिए उनकी पार्टी जो एनसीपी थी, वो कवर करता था मैं। और तब तो वो दोनों साथ में थे, तो पार्टी थोड़ी-सी अलग थी, उसका स्वरूप भी अलग था, क्योंकि शरद पवार जी तब भी बिग बॉस थे और उनके अंडर काम करने वाले अजीत पवार थे। लेकिन ये बहुत क्लियर था तब से लेकर आज तक कि उनकी जो प्रिंट है, उनकी जो एक यूनिक आइडेंटिटी थी, वो बहुत क्लियरली अपने अंकल शरद पवार जी से बहुत अलग रखी थी। और वो अपनी यूनिक आइडेंटिटी को हर जगह, चाहे वो मंत्रालय में हो, चाहे वो पार्टी के दफ्तर में हो, चाहे वो फील्ड पर कार्यकर्ताओं के साथ हो, वो हर जगह वो अपनी यूनिक आइडेंटिटी को बनाए रखे थे। वो शायद कुछ लोगों को अच्छी ना लगे, कुछ लोगों को अच्छी लगे, लेकिन वो उनकी आइडेंटिटी थी। और वो ये थी कि वो बहुत साफ बोलते थे। वो जैसे एकनाथ शिंदे ने भी कहा, उनकी आइडेंटिटी यही थी कि वो रोक-टोक बोलते थे। जिसे महाराष्ट्र में मराठी में कहते हैं हम लोग, कि वो बहुत ब्लंट स्पीकिंग थे। कभी-कभी उनकी जो ब्लंट स्पीच थी उनको कभी-कभी दिक्कत में भी ला देती थी। जैसे बहुत सालों पहले उन्होंने जब कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि डैम में पानी नहीं था और लोगों के घर तक पानी नहीं पहुंच रहा था, तो वो प्रोटेस्ट पे कमेंट करते-करते उनकी जो है जुबान फिसल गई और उन्होंने बहुत बुरे अपशब्द कहे और उसके लिए उनको बहुत सारा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा था, और राइटफुली सो। तो ये लेकिन उनकी आइडेंटिटी बनी रही। वो मतलब आखिरी क्षण तक वो वैसे ही बात करने वाले थे। वो मतलब अपने पॉलिटिकल रैलीज में भी वो अक्सर मजाक कर देते थे, लोगों को खुलेआम उनको गुस्सा कर देते थे। तो ये आइडेंटिटी उनकी बनी रही। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंटली वो एक बहुत एम्बिशियस इंसान थे स्मिता। ये बहुत सालों से क्लियर था। अब स्प्लिट तो बहुत रीसेंट बात है, लेकिन ये बहुत सालों से क्लियर था। हम कुछ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट को यहाँ
कि उनको अपने अपने अंकल, अपने चाचा के शैडो से बाहर निकलना है और उनको अपनी एक आइडेंटिटी खुद की जो है वो बरकरार रखनी है और उसको कहीं ना कहीं आगे लेके जाना है, क्योंकि उनका मानना ये था कि वो जब तक वो शरद पवार साहब के पार्टी में रहेंगे, उनके उनके भतीजे के तौर पर, तब तक उनकी आइडेंटिटी नहीं बन पाएगी। एक हमारी सीनियर जर्नलिस्ट जो जिनको मैं बहुत प्यार करता था, सुजाता आनंदन जी, वो अब रही नहीं, लेकिन उनका एक बहुत फेमस सेइंग था, उन्होंने मुझे कहा था अजीत पवार के बारे में, दैट ही वाज ऑलवेज द ब्राइड्समेड बट नेवर कुड बी द ब्राइड। और अनफॉर्चुनेटली आज हम बैठे हैं और आज उसी परिस्थिति में है कि वो पावर के इतने करीब आ गए, लेकिन बस जैसे आपने कहा, वो महाराष्ट्र के लॉन्गेस्ट सर्विंग डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर रहे, वो कभी चीफ मिनिस्टर बन नहीं पाए, जो उनका बहुत तहे दिल से उनका सपना था कि उनको चीफ मिनिस्टर की गद्दी पर बैठना था, वो अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया। लेकिन बस यही कहना चाहूंगा कि उनका एम्बिशन इतना ज्यादा था कि एक बात जो खटकती है उनके समर्थकों को, उनके जो आसपास के लीडर्स को, वो ये है स्मिता कि पिछले कुछ ही महीनों में, पिछले कुछ ही सालों में उनका जो सपना था कि वो अपनी आइडेंटिटी को बनाए, वो कहीं ना कहीं साकार होते दिख रहा था। उसका एक उदाहरण तो ये था कि वो अपने चाचा की पार्टी को तोड़कर सक्सेसफुली अपनी चाचा की पार्टी से बड़ी पार्टी बन गए थे पिछले विधानसभा में। वो अब पावर के अंडर थे, वो उनके चाचा की पार्टी बिल्कुल एकदम पूरे बुरे नंबर्स पे 11 सीट्स लेकर आई थी। तो उनको लगने लगा था कि अब सारा कुछ मेरे कंट्रोल में है। दूसरी बात ये, जो पब्लिकली अब तक डिक्लेयर नहीं की गई थी, लेकिन मेरे सूत्रों ने मुझे ये भी बताया था कि पिछले कुछ महीनों में चाचा और भतीजे की बातें बहुत ज्यादा होने लगी थी, और ये कहीं ना कहीं फैमिली में और दोनों पार्टीज में ये कंसेंसस भी हो गया था कि अजीत पवार के हाथों ये पार्टी सौंपनी चाहिए, दोनों पार्टीज का मर्जर होना चाहिए। और कहीं ना कहीं वो जो पावर शेयरिंग अग्रीमेंट होगा वो ये होगा कि अजीत पवार पार्टी को महाराष्ट्र में संभालेंगे और सुप्रिया सुले जो है वो दिल्ली में वो पार्टी को संभालेंगे। तो ये ब्रॉडली एक कंसेंसस हुआ था, और मुझे मेरे सूत्रों ने बस पिछले हफ्ते ही जब मैं एनसीपी के पार्टी ऑफिस में कुछ लीडर से मिलने गया था, तब मुझे ये पता चला था कि ये शायद ये मर्जर फरवरी या मार्च तक हो भी जाने वाला था। तो ये एक ऐसी एंटिसिपेशन थी अजीत पवार के आसपास के लोगों में कि शायद अब दादा, जिनको दादा कहते थे अजीत पवार को, दादा अब अपने चाचा के शैडोज में से बस बाहर निकल जाएंगे, and he wanted to establish himself as the leading sort of inclusive secular figure in Maharashtra politics. वो शायद ही वो बीजेपी के साथ हो, लेकिन उनका लॉन्ग टर्म उनका जो प्लान था वो ये था कि बीजेपी के सामने वो एक राइवलिंग, एक काउंटरिंग फोर्स बने, जिसके अम्ब्रेला में कांग्रेस और अन्य पार्टीज जो हैं, जो लाइक माइंडेड पार्टीज है, वो सारी उनके अंडर रहे। तो ये उनका सपना था। दिस इज हाउ ही सॉ हिज पॉलिटिक्स प्ले आउट इन द लॉन्ग टर्म, बट अनफॉर्चुनेटली हाँ, हाल में उन्होंने जो एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी एकनाथ शिंदे के साथ, बिकॉज यू मेंशन्ड कि वो कैसे बेबाक तरीके से बात करते थे और ब्लंटली बोल देते थे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनफैक्ट उनका वो शार्प डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर नजर आया था, जब उन्होंने साफ लोगों के सामने कहा कि देखो भाई, मेरे ऊपर इतने 1000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगा, मैं बीजेपी में के हाथ से हाथ मिला लिया, तो आज की तारीख में जो मेरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, जो आरोप लगते हैं बीजेपी पर कि एक बार आपकी पार्टी को ज्वाइन कर ले या आपके साथ युति बना ले, तो जिन लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं, ईडी की तरफ से जांच हो रहे होते हैं, वो जांच गायब हो जाते हैं, बीजेपी की वॉशिंग मशीन का जिसका करार होता है। और यही वजह है कुणाल कि जो आपने बात कही कि बहुत सारे लोग कंस्पिरेसी थियरी की बात कर रहे हैं, जिसको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं शरद पवार, क्योंकि ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और ऑपोजिशन कैंप का बड़ा चेहरा है, उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में एक सुप्रीम कोर्ट की जांच होनी चाहिए, और उन्होंने इस ओर भी इशारा किया कि ये खबरें उड़ रही थी कि कहीं ना कहीं पवार परिवार जो एक बार फिर से एक साथ आता, उनकी घर वापसी होती, ये जो इक्वेशन था, समीकरण था कि सुप्रिया ताई दिल्ली में, अजीत दादा महाराष्ट्र में, इसको आगे बढ़ाने के लिए। तो एक बार मैं दर्शकों को सुनाना चाहूंगी कि ममता बनर्जी ने क्या कहा। He died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders
I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. And now what happened today, I need proper investigation under the supervision of Supreme Court. Only we have the trust on Supreme Court, no other agency. All the agencies are being totally purchased. And really it's a great loss for the country. Maybe his position, now he's from the opposition, but tomorrow he's supposed to join the original force of their party. My condolence. ओके, तो ये जो बातें कही ममता बनर्जी ने, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, शरद पवार ने तो संदेशा दिया कि आप इसको कंस्पिरेसी थियरी के तौर पर ना देखें, लेकिन आपको क्या समझ में आ रहा है कि इस वक्त एनसीपी के जो दो धड़े हैं, उनके पार्टी कैंप्स में क्या मूड है कुणाल, और आगे क्या होगा? जो धड़ा जिसके इंचार्ज अजीत पवार थे, क्या इस वक्त कुछ भी खबरें कहीं से आ रही हैं? बिकॉज आई थिंक दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एट दिस पॉइंट। देखिए स्मिता, इन सम वेज आज जो हुआ है, it's a stunning end to the drama that really kicked off in Maharashtra in 2019, जब सेना और बीजेपी की अलायंस टूटी, जब अजीत पवार ने फडणवीस के साथ वो 80 घंटे की सरकार बनाई और फिर अजीत पवार वापस आ गए और सरकार एक चली और फिर वापस वो चले गए। ये सारा ड्रामा जो शुरू हुआ था महाराष्ट्र में, कहीं ना कहीं उसका एक बहुत दुखद आज अंत, इसीलिए मैं कहता हूं कि इसमें जो एक सबसे बड़ी कड़ी थी, जो ये सारा कुछ पॉसिबल कर रहे थे अजीत पवार, वो आज नहीं रहे। और उसी के साथ साथ मेरी जो समझ है एनसीपी के नेताओं से बात कर वो ये है कि अब दोनों पार्टीज में, एनसीपी शरद पवार साहब की का जो गठ है और जो एनसीपी अजीत पवार साहब की थी, दोनों पार्टीज में एक इंग्लिश में जैसे कहते हैं एक मोमेंट ऑफ चर्निंग है। किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सी दिशा में आगे जा सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति इतनी बुरी आजकल है कि शायद इवन द वल्चर्स वुड बी पुट टू शेम। तो डर यही है कि शायद क्या इसमें से भी कोई इसका लाभ तो नहीं उठाएगा ये घड़ी में। तो इतनी चर्निंग ज्यादा है कि कुछ लोग यही भी कह रहे हैं कि शायद शरद पवार साहब को अब वापस पार्टी की कमान संभालनी पड़े, शायद उनको वापस नाव को थोड़ा सा स्टेडी करना पड़े और उनको सबको एक साथ रख कर आगे चलने की कोशिश करनी पड़े। लेकिन हमने ये भी देखा है कि शरद पवार साहब की तबीयत अब पहले जैसी रही नहीं। आज भी अगर आप विजुअल्स देखें तो वो बहुत क्लियरली स्ट्रगल कर रहे थे बेचारे, और उनकी अब उम्र भी नहीं है। अंदरूनी सोर्सेज ने मुझे ये भी बताया था कि शरद पवार साहब ने कहीं ना कहीं अपना एक इंक्लिनेशन भी बताया था कि उनको अब सक्रिय राजनीति में नहीं रहना है इतना, और इसीलिए वो एक बैक सीट ले रहे थे। अब रिसेंट म्युनिसिपल इलेक्शंस भी हुए थे जिसमें पुणे और पिंपरी चिंचवड में एनसीपी हार गई थी, तो उसमें भी शरद पवार इतने कैंपेन ट्रेल पे नहीं दिखे थे। तो ये बहुत अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट ऑब्वियसली आया ही है, और इसीलिए कहना बहुत मुश्किल होगा इस घड़ी में कि आगे जाके क्या होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, इसका फायदा भी लिया जा सकता है, ऐसा भी देखा जा सकता है कि शायद कुछ लोग एनसीपी के जो सरकार में ही रहना चाहे वो शायद पार्टी से निकल के वो बीजेपी या शिवसेना एकनाथ शिंदे की जो है उसमें जुड़ जाए, और बाकी के लोग जो है शरद पवार साहब के पीछे चले जाएं, या फिर ऐसा भी हो कि दोनों पार्टीज वापस मर्ज हो जाएं और सरकार में आ जाए। तो ये कहना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और स्वाभाविक है कि आज पवार फैमिली की परिस्थिति भी शायद वो ना हो कि वो ये सारी चीजों के बारे में डिस्कशन कर सके या चर्चा कर सके। लेकिन महाराष्ट्र में सब लोग वही इसीलिए रात देख रहे हैं कि आज जो हुआ है उसका परिणाम आज की परिस्थिति में, आज की पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत ज्यादा फ्लूइड है। आपको ये तो याद रखना पड़ेगा स्मिता और आपके दर्शकों को भी कि अजीत पवार का इस सरकार में होना सिर्फ अजीत पवार के लिए बेनिफिशियल नहीं था, लेकिन बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के लिए ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल बात थी। और वो इसलिए था कि अजीत पवार के होने से एकनाथ शिंदे का इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं कम हो रहा था, क्योंकि अगर कल एकनाथ शिंदे चले भी जाते अलायंस से तो अजीत पवार के सपोर्ट से बीजेपी फिर भी सरकार चला सकती थी। तो इस घटना का एक कहीं ना कहीं परिणाम
देवेंद्र फडणवीस पर भी होगा, क्योंकि उनकी पोजीशनिंग जो है इस अलायंस में थोड़ी सी कम हो जाती है, उनका लेवरेज जो है कम हो जाता है, और एकनाथ शिंदे का लेवरेज बढ़ जाता है, उनका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे एकनाथ शिंदे कह रहे थे, तीनों एक टीम के तरीके से काम कर रहे थे, और टीम का तीन लोगों की टीम का अगर एक मेंबर कम हो जाता है तो बिल्कुल नेचुरल है कि बाकी 2 मेंबर्स पे प्रेशर बढ़ जाए। तो एक तो वो होगा, और दूसरा एक कहीं ना कहीं शायद आप फेलियर भी कह सकते हैं, एक शॉर्ट कमिंग कह सकते हैं अजीत पवार के पार्टी की, कि उन्होंने अपने सेकंड रंग लीडरशिप को इतना प्रोमिनेंटली कभी पोर्ट्रे नहीं किया था। तो उनके कुछ सेकंड रंग के लीडर्स तो है, लेकिन वो कभी अजीत पवार के स्टैचर से मैच नहीं कर पाए। तो इसीलिए ये देखना होगा कि क्या अब वो घड़ी है जब उनके पार्टी के सेकंड रंग में से कोई अगर ऊपर आ जाए और ये पार्टी की कमान संभाले, या फिर अजीत पवार के फैमिली के लोग, जैसे चाहे वो उनकी वाइफ सुनेत्रा पवार हो जो अब राज्यसभा की सांसद है, या फिर उनके बेटे हो या कोई और हो, क्या वो आके पार्टी की कमान संभालते हैं। ये भी कुछ ऑप्शंस महाराष्ट्र की राजनीति में आज दिखाई पड़ रहे हैं स्मिता। बिल्कुल, और सुप्रिया सुले को जब पूछा गया सबसे पहले जो उनका शब्द निकला, डेवास्टेटेड, जाहिर सी बात है, भले ही परिवार में दरारें पड़ी हों, लेकिन कजिन्स के बीच में रिश्ता जो है वो मजबूत था, और दरारें, और हमने अजीत पवार की पत्नी को भी देखा है बिल्कुल पूरी तरीके से टूट कर रोते हुए, और बारामती में तो खैर लोगों का मानव समंदर सा नजर ही आ रहा है, बिकॉज परिवार का परंपरागत ये गढ़ रहा है। और कुणाल, आज मुझे कहीं ना याद आ रही है कि महाराष्ट्र के जो बड़े नेता रहे हैं इसके पहले भी, प्रमोद महाजन हो, बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशनल एकदम बैकबोन, 2006 में एक पारिवारिक डिस्प्यूट में जिस तरीके से उनकी अनफॉर्चुनेट किलिंग हुई, या गोपीनाथ मुंडे, उनकी रोड एक्सीडेंट में जो है बड़ी अनफॉर्चुनेट डेथ हुई। तो ये सारे महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं, और कहीं ना कहीं जब बड़े नेता गुजरते हैं तो एक ओवरऑल जो है राजनीति पर, संगठन पर असर पड़ता है। तो एक फाइनल कमेंट आपसे लेना चाहूंगी कुणाल, कि आज की तारीख में हाउ डू यू डिफाइन अजीत पवार्स रोल इन महाराष्ट्र पॉलिटिक्स, कि उन पर जो आरोप लगे, घोटाले का आरोप लगा, उन्होंने अपनी पार्टी को दो फाड़ किया, बावजूद इसके लोग उनके पीछे खड़े थे। सो अजीत पवार के जाने से आज सबसे बड़ा नुकसान किसको हुआ है? नहीं, बिल्कुल स्मिता, आपने जो कहा वो बिल्कुल ठीक था, क्योंकि अजीत पवार का रोल महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत अनकन्वेंशनल रहा है। अनकन्वेंशनल मैं इसीलिए कहता हूं कि एक आदमी जिस पर करप्शन के एलिगेशंस लगातार लगे हों, और इतने बड़े बड़े एलिगेशंस लगे हों, कुछ तथ्यों के साथ भी लगे हो, एक आदमी जिनकी ब्लंट स्पीकिंग, जिनकी पब्लिक ओरेटरी की वजह से उनको काफी सारी दिक्कतें हुई हो, एक ऐसे व्यक्ति जो अपनी पार्टी को छोड़कर और अपने चाचा शरद पवार जितने महाराष्ट्र के बड़े नेता हैं उनमें से शायद पहली श्रेणी में, शायद तो नहीं बिल्कुल पहली श्रेणी में उनका नाम आता है शरद पवार का, उनको छोड़कर वो अपनी पार्टी एस्टैब्लिश करके फिर भी लोग अगर उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसा एक फीलिंग थी, एक सेंटिमेंट था कि अजीत पवार इज अ कैट विथ 9 लाइव्स, कि उनको कुछ भी आप कर लो, उनको कहीं से भी आप उनको हराने की कोशिश कीजिए, लेकिन वो हारते नहीं हैं, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता निकाल लेते हैं। जैसे आपने कहा, वो अलग अलग कांग्रेस से लेके शिवसेना से लेकर बीजेपी, तीनों पार्टीज के चीफ मिनिस्टर्स के डेप्यूटी रहे हैं वो, तो कहीं ना कहीं इट फेल्ट लाइक ही ऑलवेज हैड अ वे of bouncing back to power no matter what the situation was. आज के हालात आज के जो महाराष्ट्र के हालात थे उसमें उनका योगदान इसीलिए ज्यादा क्रूशियल था कि करप्शन के एलिगेशंस एक साइड में आप अगर छोड़ दीजिए, तो देखिए 3 पार्टी की अलायंस थी स्मिता, बीजेपी, शिवसेना एकनाथ शिंदे की और एनसीपी की, और 3 पार्टी में से 2 पार्टीज खुलेआम हिंदुत्व का प्रचार करती थी, खुलेआम हिंदुत्व की बातें करती थी और हिंदुत्व के एजेंडा पर वो लड़ती थी। एनसीपी एकमात्र पार्टी थी इस अलायंस में जो अपने आप को सेक्युलर बताकर अपना स्टैंड बार बार रीटरेट करती थी, और कभी भी अगर कोई बड़ा हादसा हो जाए या कभी कोई कम्युनल इंसिडेंट हो जाता महाराष्ट्र में, तो एनसीपी और अजीत पवार खास करके स्टेटमेंट बिल्कुल जारी करते और अपने प्रिंसिपल्स को रीटरेट करते। क्रिटिक्स ये भी कहेंगे कि शायद वो बस नॉमिनली करते, शायद वो बस अपने आप को बस दिखाने को सेक्युलर है इसीलिए करते,
लेकिन उन्होंने कुछ-कुछ कदम ऐसे भी उठाए थे, जैसे कि उन्होंने नवाब मलिक, जिनको बीजेपी ने बहुत टारगेट किया था, उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी को लेकर और अन्य चीज़ों को लेकर, उनको बम्बई का उन्होंने इलेक्शन प्रभारी भी बनाया था। सना मलिक जो उनकी बेटी है, एक मुस्लिम चेहरे को स्पोक्स पर्सन बनाया था। तो अजीत पवार का पॉलिटिक्स में और सरकार में होना एक काउंटर फॉइल था हिंदुत्व की राजनीति से। और अजीत पवार के जाने से एक बड़ा नुकसान ये भी होगा कि अब वो राजनीति को काउंटर फॉइल देने के लिए वो राजनीति की वो स्पेस शायद ना रहे। तो नुकसान तो सबको होगा। नुकसान कुछ बातों का ये भी होगा कि अजीत पवार एक एडमिनिस्ट्रेटर ऐसे थे जिनसे ब्यूरोक्रेट्स स्मिता बहुत बार डरते थे, क्योंकि अजीत पवार को सब्जेक्ट के बारे में अच्छी नॉलेज हुआ करती थी। अजीत पवार ये भी एक ऐसे व्यक्ति थे जो ग्रास रूट से आए थे, तो वो ऐसे वो कोई बम्बई वाले व्यक्ति नहीं थे या फिर पुणे वाले नहीं थे। वो ग्रास रूट से अपनी पॉलिटिक्स को बनाते हुए आए थे। तो उनको काबू में करना या उनको कहीं ना कहीं कुछ गलत चीजें बताना, वो ब्यूरोक्रेट्स को अक्सर भारी पड़ता था। तो ये सारी चीजें लेकर यही लगता है कि अजीत पवार की डेथ काफी अनटाइमली रही, और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को जो आज इस हिंदुत्व की दिशा में जारी है, उस पॉलिटिक्स को एक धक्का बिल्कुल बसा है स्मिता। निश्चित रूप से। और आपने जिस बात का जिक्र किया, दर्शकों को याद दिला दें कि पिछले जो महाराष्ट्र चुनाव हुए विधानसभा के, उसमें भी हालांकि तमाम लोग जो है लाड़की बहन की बात कर रहे थे, उसके बेनिफिट्स की बात कर रहे थे, लेकिन ये भूलना नहीं चाहिए क्योंकि एक ऐसा मुद्दा भी है जिसको कुणाल खास करके बहुत इन्वेस्टिगेट करते हैं, हेट स्पीच वगैरह को, कम्युनल पॉलिटिक्स को। उसमें जो अंडरलाइन टोन थी वो यही था कि बटेंगे तो कटेंगे, और उसके लिए योगी आदित्यनाथ को बड़े तरीके से जो है बीजेपी की अलायंस एनडीए बुलाकर उनसे प्रचार करवा रही थी। तो अजीत पवार कहीं ना कहीं अनकंफर्टेबल थे, उन्होंने उसके खिलाफ बयान दिए थे। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वो महाराष्ट्र की राजनीति का एक सेक्युलर चेहरा थे, भले ही वो एक टोकन हो, नॉमिनल हो, लेकिन कम से कम एक पोजीशन लेते थे। तो यही बातें लोगों तक करनी थी। हाँ, सत्ता में रहने वाला वो शायद एक मेव सेक्युलर चेहरा था। बाकी सारे जो चेहरे हैं वो सत्ता के बाहर हैं, और वो ऐसी परिस्थिति में है कि शायद वो सत्ता में बहुत सालों तक ना आ पाए। तो अजीत पवार के रहने से ये भी था कि वो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स और सेक्युलर एक कॉन्वर्सेशन तो बनाए रखे थे सरकार में, और ये था कि सरकार को एक पूरा फ्रीडम नहीं मिल जाता अपना हिंदुत्ववादी एजेंडा कायम करने का। तो इस वजह से अजीत पवार की पोजीशन बहुत बहुत अहम थी। और ये भी देखना होगा कि कल उठ के जो एनसीपी का हाल होता है, क्या वो सेक्युलर क्रेडेंशियल्स पे चलती है, या कहीं ना कहीं वो बीजेपी के एजेंडा में शायद अपने आप को भी डाइल्यूट होती समझती है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका कुणाल पुरोहित, आपने वक्त निकाला और इस मसले पर हमारे साथ जुड़े। आप